वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रीलिम्स में मात्र 35 दिन बचे हैं और आप सब लोग जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस की बहुत सी क्वेरीज आई हैं जिसे आज हमारे फैकल्टी मेंबर्स एड्रेस करेंगे। तो मैं देवेंद्र सर के साथ शुरू करूंगा कि सर ये बताइए पहले कि टेस्ट सीरीज का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो सारी इम्पॉर्टेंट बातें ऑब्जेक्टिव में ही हैं। लाइक हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पैराग्राफ्स, हमें नहीं पता कि उन किताबों में लिखी गई बातों में कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो हमारे लिए क्वेश्चन रेज करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, हमारे सामने मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि हमने जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा पॉइंट है जो हमारे लिए क्वेश्चंस पॉइंट आउट करेगा। हम उसके लिए यूज टू हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अब जो हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ वही दोबारा से पूछ लिया जाएगा, वो तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं। ये एक तो हमारा रिविजन करवा देते हैं हमने जो कुछ भी पढ़ा है, दूसरा ये हमारी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन रिपीट हो सकती है दूसरे तरीके से। तो दूसरा फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपका एक बढ़िया सा रिवीजन होगा टेस्ट सीरीज से। आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं जानते होंगे, आप उन्हें देखेंगे और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर देंगे। ये तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको एग्जाम में जाके 2 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करना है। आपको उसकी तैयारी पहले करनी ही होती है। तो आप 2 घंटे बैठ के जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उस स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर को फील करते हैं, अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग मल्टीपल राउंड में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उन राउंड्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ताकि आप इन चीज़ों में और बेहतर हो सकें। अब समस्या क्या होती है ना, पेपर सारे सॉल्व किए जा रहे हैं, स्कोर आ नहीं रहा। जब स्कोर नहीं आता तो डीमोटिवेशन आने लगता है। अब इसका क्या किया जाए? तो सर आप बताइए, मतलब अगर डीमोटिवेट हो रहा है कोई क्वेश्चन पेपर में स्कोर ना आने से, तो वो क्या करे? डीमोटिवेट, देखो सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि डीमोटिवेट ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपके मार्क्स ऐसे कुछ आ रहे हैं, मान लीजिए 200 का पेपर है और आपके 60, 70 इन पे अगर फंस रहे हैं मार्क्स, तो डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिससे कि हमें इसको इम्प्रूव करके मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, 90 तक पहुंच सकते हैं, 100 तक पहुंच सकते हैं, 105 तक पहुंच सकते हैं। एक सेफ जोन में हमेशा टेस्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना थोड़ा सही है मेरे हिसाब से। इसमें सर एक चीज़ ये भी मुझे लगता है कि जब बच्चे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पर और उनका नंबर नहीं आता है, कॉन्टीन्यूसली नंबर नहीं आ रहा है, 60 मार्क्स आए जा रहे हैं, वो उससे बढ़ ही नहीं पाते हैं। गलतियाँ कैसे एनालाइज करें? सबसे पहले आप इस चीज़ को छांट लो कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। 2-3 सेक्शंस हैं, जोन्स हैं जहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। पहला जोन हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो किसी टॉपिक के लिए। आप कोशिश करो कि वापस से एक बार कॉन्सेप्ट फटाफट से जहाँ गलतियाँ हो रही हैं तुरंत रिवाइज कर लो उसे। बहुत बार ऐसा आता है कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ पर गलत हो रहा है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत है तो फैक्चुअल का कोई और सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हम। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम क्वेश्चंस बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, हड़बड़ी में पढ़ते हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। तो जो भी इनकरेक्ट, नॉट ऐसे वर्ड्स हैं उनको आप देख सकते हो। ओवरऑल ऐसा है कि आपको अपने ना गलतियों को मिनिमाइज करना है। यहाँ डिमोटिवेशन की बात नहीं आती है, आपको ये पकड़ना है कि आपकी गलती हो कहाँ रही है। एक बार यू हैव फाइंड कि गलती यहाँ से हो रही है, इस जोन से हो रही है, आप उसके लिए मेहनत करो, स्टार्ट करो। लेकिन जैसा मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट किया कि बहुत बार चीज़ें फैक्चुअल होती हैं। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत बार फैक्चुअल माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो गई सर, मेडिवल हिस्ट्री, आपने तो सारी हिस्ट्री एक बार पढ़ाई हुई है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ना एक मेजर मुद्दा आता है कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को कैसे कवर किया जाए। जो इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा है कि लोग उसको कवर नहीं कर पाते या फिर प्रिपेयर नहीं कर पाते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि वो इन सब्जेक्ट्स को भी कवर करते चलें? देखिए, सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। हर सब्जेक्ट में कुछ हिस्से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ हिस्से फैक्चुअल होते हैं। होता ये हर सब्जेक्ट में है, खाली रेशियो वैरी करता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे सर ने पॉइंट आउट किया, हिस्ट्री में ज़्यादा है। अगर आप इकोनॉमी से कंपेयर करोगे तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में ज़्यादा मिलेगी। इसे सही करने का तरीका ये हो सकता है कि कुछ बातें तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होती हैं, उनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो एक बार की बात है, समझ में आ गया मतलब आ गया। अब उस पर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा मामला आता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो जनरल होती है, मतलब
उसको होल्ड करना आपके लिए ज़रूरी है। उसे होल्ड करने के लिए बस आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा अपने नोट्स का, वो होल्ड हो जाएगी। क्वेश्चंस वहाँ पे गलत हो रहे होते हैं, अगर आपने उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल रिवीजन से होल्ड कर लिया तो क्वेश्चंस करेक्ट होने लगेंगे। एग्जैक्टली सर। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है हिस्ट्री की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वहाँ पर एक्सट्रीम फैक्ट्स होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट कम निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो आपको ट्राइबल एंड पीजेंट्स मूवमेंट मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर में आप जाओगे तो आपको फोक म्यूजिक, फोक डांस मिलेगा। अंत ही नहीं है इसका, कितना पढ़ोगे आप। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे देख कर जाओ, एक दो बार पढ़ के जाओ और उसे छोड़ दो। मतलब आपका पढ़ा हुआ आया तो आपने सही किया, नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकलेगी। तो जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं उनको मल्टीपल रिवीजन से होल्ड करिए, कॉन्सेप्ट में गलती मत करिए, और जो एक्सट्रीम फैक्ट्स हैं उनको पढ़ के जाइए, क्या पता आपका पढ़ा हुआ आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात स्कोर इनहेंस करने के लिए, ये देखिए रूल लगभग आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। टेस्ट पेपर के साथ क्या होता है कि हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 50-55 सही हो गए या 45 सही हो गए, 55 गलत हुए हैं, हमने उस टेस्ट पेपर को किनारे कर दिया। हमारी नोट्स को, कंटेंट को तो रिवाइज करने की आदत होती है, लेकिन टेस्ट पेपर को नहीं। ये गलत है, आपको टेस्ट पेपर को रिवाइज करना होगा, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो 45 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले भी थी और अभी भी है। बढ़ा क्या? वही जो पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था, या सेकंड जिसमें इन्फॉर्मेशन इनहेंस करने की बात की जा रही थी, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपने हफ्ते भर में जो भी 7, 8, 10 पेपर सॉल्व किए हैं, रविवार को बैठिए और उसको रिवाइज करिए। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे होते हैं, पहले समय था तो लिखा जा सकता था, अब छोड़िए लिखना, बस उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करिए उन क्वेश्चंस को जो गलत हैं, और रविवार को इत्मीनान से बैठ के उसे रिवाइज करिए। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेल कर पाएंगे। अब एक मामला ये आता है कि देखिए पेपर केवल जीएस से तो क्लियर होगा नहीं। पिछली बार कितना घपला हुआ था, जीएस में अच्छा स्कोर आया, सीसेट में आया ही नहीं, सारा सीन खराब हो गया। आप इग्नोर नहीं कर सकते उसे, आपको उसको भी होल्ड करना होगा। तो सर सीसेट का आप ही बताइए, मतलब क्या करें कि सीसेट बढ़िया हो जाए। सीसेट एक्चुअल में ना बहुत डाइसी गेम है सबके लिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पिछले 1-2 सालों में ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि सीसेट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो सबके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें 150-160 मार्क्स आए हैं जीएस में, लेकिन सीसेट नहीं क्लियर हुआ। हालांकि सीसेट में आपको कितना चाहिए? केवल 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 आपके सही होने चाहिए। एग्जैक्ट। तो अब 27 क्वेश्चन का खेल है। यहाँ पर आपके पास ये पूरा मौका यूपीएससी आपको दे रहा है कि आप सिलेक्टिव स्टडी कर लो। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप आर्ट साइड से हो, आपने मैथमेटिक्स बहुत साल पहले पढ़ी होगी, तो आज के टाइम पर हो सकता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा एक डिफिकल्ट चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आएगा। जब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर दो। आप आज में ये फिक्स करो पिछले 4-5 सालों के पेपर को देख के कि कौन से क्वेश्चन आपको करने के लायक है। डेफिनेटली ऐसे सर मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे 15 क्वेश्चन जरूर से आते हैं मैथ्स में ही, जिसमें आप क्लियर कट बता सकते हैं कि ये हर साल आ रहा है, इनका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आएगा। इवन जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। जब आपको पता है कि हर साल आते हैं, इस साल भी आना है, तो आप पढ़ के चले जाओ उनको। आप सिलेक्टिव स्टडी करो, आप देख लो कि आपका स्ट्रेंथ कौन कौन सा है। सीसेट केवल और केवल उस दिन का ये जो 2 घंटे का टाइम होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप क्या उन 40, 45, 50 क्वेश्चन को छांट के निकाल पाते हो जो आपको एक्चुअल में सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो 2 घंटे में, तो डेफिनेटली आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर जो सिलेक्टिव मैं हर बार बात कर रहा हूँ, उसमें आपको इतना करना है कि आप छांट लो कि ऐसे 45-50 कौन से क्वेश्चंस हैं। लेट सपोज आप पैराग्राफ की बात कर रहे हो, तो कुछ पैराग्राफ्स बहुत बड़े आते हैं, क्वेश्चन एक ही पूछेगा। कुछ छोटे पैराग्राफ के साथ एक क्वेश्चन आता है, कुछ बड़े पैराग्राफ के साथ एक क्वेश्चन आता है। तो आप कोशिश करो कि पहले छोटे पैराग्राफ्स वाले पहले पढ़ लो। टाइम बचता है बाद में, वैसे बचेगा नहीं, लेकिन अगर बचता है तो बड़े पैराग्राफ्स भी देख लेना। किसी का स्ट्रेंथ कॉम्प्रीहेंशन वाले पैसेज होते हैं, तो आप देखो उसमें छोटे वाले पैराग्राफ पहले कर लो, उसके बाद रीजनिंग वाले कर लो। रीजनिंग वाले क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा 20-25 क्वेश्चन या अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है, और लगभग आपका 1-1.25 घंटे निकल चुका हुआ। बाकी के बचे हुए 45 मिनट में आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो और थोड़े बड़े पैसेज देख लो। उनमें से जो भी आपको समझ में आए उनको आप डील कर लो, डन हो जाएगा। 45-50 क्वेश्चन भी ठीक ठाक लगा लेते हो तो भी काफ़ी सही हो जाता है, उसमें ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। तो इतने से सीसेट क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको सर क्या लगता है, मतलब अगर आप इस प्रीलिम्स के लिए अगर स्टूडेंट्स को कुछ फाइनल टिप्स देना चाहते हैं कि हाँ ये 2-3-4 टिप्स अपने साथ लेके जाओ, तो ये क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, उम्मीद तो अभी ये की जा रही है कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, अगर मतलब यही उम्मीद की जा सकती है। तो जो सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो जो 7-8 आपके सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर,
साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, टोटल 8 हो जाएंगे। आप इसको रिवाइज कर लो, इसमें कमी मत करो, बिकॉज अगर आपने बिना रिवीजन के टेस्ट पेपर्स होल्ड किए हैं तो स्कोर गिरेगा, डीमोटिवेट होगे, काम खराब होगा, होना नहीं है वो। रिवीजन बढ़िया से करो, सेकंड प्रायोरिटी पर टेस्ट पेपर को सॉल्व करना रखो, बढ़िया से टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, उसे भी रिवाइज करो, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क करते रहो। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, मल्टीपल रिवीजन करके उसे होल्ड कर लो। और जैसा कि सर ने बताया कि सेलेक्टिवली चूज कर लो कि सीसैट को कैसे अप्रोच करना है बिना इग्नोर किए। ये गड़बड़ी कर सकता है, आपको पता है, सबको पता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आज टीचर्स डे भी है, तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जब एग्ज़ाम का दिन आएगा तो आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, उसे इस्तेमाल करके बढ़िया पेपर सॉल्व करेंगे और मेंस की तैयारी में लगेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।